जोरदार तालियों से शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां क्लेशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आप इधर आए। ऐसी कामना अनुसार जोरदार तालियों से स्वागत भी करेंगे। देखेगा इसी क्रम में हमारे मुख्य वक्ता स्वागतम 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 स्वागतम। श्री गुरु वंदन। गुरु वंदन का मतलब है रिस्पेक्ट ऑफ ए टीचर। तो एक छोटी सी कहानी है। जब क्षीर सागर में विष्णु भगवान मां देवी के साथ बहुत वर्षों तक विचरण करते रहे, तो करते करते एक दिन उनका मन द्रवित हो गया।
और उन्होंने कहा देवी अब इस संसार में बहुत रहने की इच्छा है नहीं। तो उन्होंने फिर कैसे काम चलेगा, आप ही इस तरह से निराश हो जाएंगे। तो कुछ विचार करते हैं। उन्होंने विचार किया कि इस सृष्टि में कलरव होना चाहिए। तो अपनी योग साधना में जाकर उन्होंने अपने नाभि कुंड से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने पूछा क्या आज्ञा है प्रभु। उन्होंने कहा आज्ञा कुछ नहीं है, मेरा निवेदन है सृष्टि की निर्माण होगा। ब्रह्मा जी ने अपना काम प्रारंभ किया और विष्णु भगवान के बाद दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक ब्रह्मा जी स्वयं बने। तो केवल कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, कंस्ट्रक्शन तो पूरी किया जाए, लेकिन उसका वास्तविक जो इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने एक योग माया से मां बनाई, फिर 7 बच्चों को उत्पन्न किया, 7 को काम दिया वो मां बैठी है उसके साथ जाओ समागम करो और सृष्टि का निर्माण करो। 7 ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा पितामह वो तो मां है इसलिए हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने 7 को आशीर्वचन देकर और हिमालय पर्वत की प्राचीर पर भेज दिया और वो सब सप्तऋषि कहलाए और ठीक समय आने पर सब गृहस्थ आश्रम में गए और उनके लिए जो योग था उस योग के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 3 और ज्ञानी ऋषि बनाए। ऐसे ज्ञानवान ऋषियों की उस समय ब्रह्मा जी के बाद जो 10 शिक्षक थे 10 ऋषि थे। तो उनमें 10वें जो मानस पुत्र हैं वो श्री राम की राजसभा में आकर घोषणा करते हैं कि मैं श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं ही ब्रह्मा का 10वां मानस पुत्र और ये शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि ये लव और कुश तुम्हारे ही पुत्र हैं। और ये जो सीता है इसको मैंने पुत्री के समान इसका रक्षण पोषण नहीं किया है जितना मुझे समय मिला, मैंने इसे अपनी पुत्री के ही समान लालन पालन किया है और इसकी तरफ मेरी कुदृष्टि कभी पड़ भी गई हो तो आज तक ब्रह्मा जी ने जब से मुझे निर्माण में उतारा तब से आज तक मेरे से कोई भी अपराध हो गया हो तो आज ही मेरे सभी पुण्य क्षीण हो जाए। जब ऐसा वचन बोला तो भगवान राम की भी कुर्सी उस राजसभा में हिल गई। तो ये जितने शिक्षकों के प्रारंभ से गुरु का जो संचलन शुरू हुआ है इसमें किसी भी गुरु ने अपने सम्मान की अभिलाषा नहीं की है, किसी प्रकार के सम्मान की अभिलाषा नहीं है। All things totally sacrificed here wherever the country's people belong to this। भट्टी में तपना पड़ता है इतिहास निभाने वालों को, देने को आलोक निरंतर सेवा करने वालों को, जो इस धरती पर इसीलिए आए थे। उनके लिए मिलेगा क्या? रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो लाए वो सब यहाँ न्यौछावर करना है, तब आप एक अच्छे शिक्षक हो, तब आपको किसी प्रकार की कई कमजोरी नजर नहीं आएगी। और बुद्धि बलिष्ठ हो गई तो फिर मन बलिष्ठम। तो ये मन बलिष्ठम क्यों? इसके लिए अपने शास्त्र कहते हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो जब वर्ग जाति समूह भेद नहीं थे, अगर भेद बना तो फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को भी भगवत गीता के माध्यम से बताते 4 वर्णों की व्यवस्था। अब हम शिक्षक हैं तो हम भी जाति का पैर लगाए बैठे हैं। अपनी जाति का है उसके लिए विशेष दर्जा है। इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज के स्कूलों में प्रैक्टिकल में उसको 50 में 50 है, दूसरा कोई जीनियस बालक आ गया उसको 50 में 30 है। आप कब तक मारोगे उसको? आपके बस की नहीं है किसी प्रतिभा को रोकना। आप सब लोग जानते होंगे केरल के एक मास्टर राज्यसभा इतना जोरदार और उत्साहपूर्ण वक्तव्य आपने आदरणीय मदन लाल जी का सुना और
क्योंकि मधुपाल जी काव्य की भाषा में बोल रहे हैं और आप सब लोग अध्यापक हैं, भली भांति जानते हैं एक काव्य की भाषा में रस होता है। पद्य हम पढ़ते ना पोएट्री, तो उसमें रस होता है और गद्य में प्रोज में रस नहीं होता, नीरस होता है। तो वो तो रस के साथ बोल रहे थे और हम तो नीरस वाले लोग हैं, प्रोज वाले लोग हैं, तो उतनी बढ़िया पोएट्री है नहीं, तो इसलिए हमें भी सुनने का प्यार है। आदरणीय मदन लाल जी ने बड़े अच्छे सदे हुए शब्दों में शिक्षक की व्याख्या भी की, शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों के लिए तय किए हैं, हम लोगों को उनके साथ भी समागम करना चाहिए। ये वास्तविकता है। कई बार हम लोग, आवाज आ रही है पीछे तक, मैंने कहा था कि आएगी, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, अधिकारों की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं। एक उदाहरण आपके ध्यान में होगा, ये मैं अधिकारों की बात और हमारे कर्तव्यों की बात का इसलिए समागम कर रहा हूं दोनों का, कि हम लोगों को भी उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ और उस भारत और चीन के युद्ध में दुर्भाग्य से भारत पराजित हुआ। हमें समझौते में जाना पड़ा। हमारी जो भूमि थी उस भूमि पर चीन का कब्जा भी हुआ। लेकिन वो कब्जा क्यों हुआ, हम लोग उस युद्ध में क्यों पीछे रह गए, कभी इस पे विचार करोगे तो ध्यान में आएगा। वह पूरा युद्ध अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में हुआ, चीन तिब्बत सीमा के पास हुआ और वह पूरा जो क्षेत्र था, हम लोगों को मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में बड़ी प्रभावी थी। जितनी यूनियन चलती थी वो यूनियन सब मजदूरों की यूनियन किसके पास थी, किसका कब्जा था, तो वो कम्युनिस्टों का कब्जा था। और उस कम्युनिस्टों के कब्जे के कारण से जब युद्ध में भारत के सैनिकों को खाद्य सामग्री रसद भेजने की आवश्यकता पड़ी, तो वहां के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी। जब सेना को हथियारों को भेजने की आवश्यकता पड़ी, आज की तरह से तो रोड थे नहीं तब, तो वहां के जो कर्मचारी यूनियन थी उसने उसकी हड़ताल कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो आस्था थी वो भारत से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी चीन की पार्टी के साथ थी और जिससे कि युद्ध चल रहा। उन्होंने क्या नारा लगाया, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी, ये नारा लगाया। बोले ठीक है, चाहे जो मजबूरी हो, सेना युद्ध हारे तो हार जाए, भारत की जमीन अगर लुटती है तो लुट जाए, हमारे सैनिक पराजित होते तो हो जाए, हमारी सेना हारती है तो हार जाए, लेकिन पहले हमारी मांगों को पूरा करो, उसके बाद हम रसद ले जाएंगे, उसके बाद हम हथियार ले जाएंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत की सेना को पराजित होना पड़ा, हमारे अनेक सैनिक वीर गति हो पड़ा। तब फिर एक विचार आया कि क्या ऐसा ही होना चाहिए, और तब हमारे संघ का ही एक अनुसांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। माने संघ ने यह विचार किया कि हमारा काम उन कर्मचारियों और मजदूरों
के भी बीच में होना चाहिए। यदि कभी देश के ऊपर यदि कोई बात आती है तो फिर ये नारा न लगे कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। तो फिर वो मजदूर संघ का जब गठन हुआ तो मजदूर संघ भी नारा लगाता है, उनके हित में काम करने के लिए मजदूरों की बात करता है, लेकिन वह नारा बदल जाता है। देश के हित में करेंगे काम, नारा बदल गया, दृष्टि बदल गई। देश के हित में करेंगे काम और काम करेंगे पूरा, ये दृष्टि बदल गई। यदि देश हित की बात आ रही है तो हम पहले काम करेंगे, बाद में दाम लेंगे, लेकिन जितना काम हुआ है हिसाब पक्का लिखो। वही स्थिति है हम लोगों की, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं आपके बीच में से ही, तो इसलिए वो नियमों का पालन हमें भी करना चाहिए। तो हम लोगों को भी जब शिक्षक समुदाय की हम बात करते हैं तो हम लोगों को भी उसमें यही पर्सपेक्टिव को लेते हुए, यही व्याख्या करते हुए कि यदि हमारे ऊपर कोई लांछन लगाने का प्रयास करेगा तो हमको वह कतई स्वीकार नहीं होगा। आज जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो शिक्षकों की जो एक स्वभाव दिखता है या शिक्षकों की एक जो इमेज है ना, वो समाज के दिमाग में इमेज कौन सी है? अच्छा आप बताओ, पत्रकारों की इमेज आप कैसे सोचते हो? पत्रकार कैसा होना चाहिए? एक अगर कहा जाए कि एक पत्रकार का चित्र बनाओ तो कैसा चित्र बनेगा? कौन बताएगा? एक जो अच्छा पत्रकार है कैसा चित्र होना चाहिए? या पुराने आपने पत्रकार देखे होंगे तो कैसा चित्र होता है? एक झोला उसके पास लटका हुआ हो, चश्मा उसके लगा हुआ हो, साइकिल पर वो चल रहा हो, और छापा खाना में, ट्रेलर पिक्चरों में भी देखते हैं, छापा खाना में अपना वो अखबार छाप रहा हो, बेच रहा हो, ये सच बोलने वाला पत्रकार है। ऐसे पत्रकार होने चाहिए। लेकिन आज कैसे पत्रकार हैं? आज हम लोग पत्रकार का जरा चित्र देखोगे तो क्या होगा? वर्षा में आएगा, झूठ भी बोलेगा। और जो पिक्चर आई थी ना अभी, गुजरात दंगों पर साबरमती, जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो सच को भी उल्टा दिखाने का काम है। तो वो पत्रकारों की छवि आज बिगड़ी है इसलिए, लेकिन आज भी मन में पत्रकार का जो छवि है वो है। मित्रों, ऐसे ही अध्यापकों की भी जो छवि समाज के अंदर है ना, वो फटा हुआ कुर्ता पहने हुए हो, टूटी हुई साइकिल हो तो अध्यापक लगेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है, समय बदलता है तो परिस्थितियां बदलती है। आज शिक्षक हमारा, लेकिन वो शिक्षक एक ही गांव में रहते थे, आज हमारा ये जो यहां बैठे हुए शिक्षक हैं, ये ग्रेड 1 के विद्वान लोग हैं। ग्रेड 1 के विद्वान लोग हैं सारे के। इसमें आप में से बहुत सारे बीटेक भी होंगे, पीएचडी होंगे, है कि नहीं है? ग्रेड 1 के विद्वान लोग हैं। और आप में से जो छूट जाते हैं, जो प्राथमिक में नहीं जा पाते, ग्रेड 2 वाले, वो माध्यमिक में जाते हैं। और जो ग्रेड 3 वाले हैं, जो माध्यमिक में भी जो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो पीएचडी करते हैं, तो वो लंबे समय तक घिसाई करते हैं, तो फिर डिग्री कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। और उनमें से भी बच जाते हैं जब उनकी 30, 32, 35 साल के हो जाते हैं, कहीं नौकरी वोकरी नहीं लगती, तो आईएएस पीसीएस का एग्जाम देते हैं। आप लोग ग्रेड 1 के लोग हो, तो मैंने ग्रेड डिफाइन कर दिया इसलिए आपकी विद्वता पर कहीं किसी को संदेह नहीं। लेकिन होता क्या है,
गलती आपकी नहीं है, गलती बदलते हुए परिवेश की है। एक तो हर आदमी को मास्टर चोर दिखाई देता है, मास्टर चोर दिखाई देता है। यह समाज से परसेप्शन कैसे चेंज हो, हम लोगों को इसका प्रयास करना पड़ेगा। होता क्या है कि मिड डे मील में चोरी कर रहा है तो टीचर कर रहा है, सामान खरीद के ला रहा है तो टीचर चोरी कर रहा है, गेम्स का सामान ला रहा है तो टीचर चोरी कर रहा है, वो बेचारा तो केवल दस्तखत कर रहा है, कल तो कोई और इलाज है कि नहीं है ये बात। मैं जानता हूं इतने सब के बाद भी, इतने लोड के बाद भी, इतने काम के बाद भी आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम शुरू किया। आज पूरे देश के अंदर 2017 से पहले का दृश्य देखो, शिक्षा की स्थिति क्या थी, बच्चों का स्तर क्या था। बच्चे अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, लेकिन आप लोगों ने जो तमाम हमारे उन्नयन के प्रयास हो रहे हैं, जो उनकी मैपिंग होती है, जो उनकी जो परीक्षा आप लगातार ले रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, निपुण परीक्षा लेते हैं, उसमें आप एक एक विद्यार्थी को निपुण करते हुए चल रहे हैं। वह नाम लिख ले, वह किताब पढ़ ले, वह परीक्षा को वह प्रश्न पढ़ ले, गणित के सवाल कर ले, उसमें आप उसको निपुण करते हुए उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह अंतर आया, और इसका अंतर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा, इसकी छवि पूरे देश में दिखाई दे रही। मेरे यहाँ के अध्यापक बैठे हुए अनेक लोगों में थे, कई बार मैं देखता हूँ रील में जो दिखाई देते हैं शिक्षक और अपनी कक्षा में किन नए इनोवेशन के आधार पर, नए नए प्रयोग के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करते हैं। मैं एक देख रहा था, एक शिक्षिका हिंदी की मात्राओं को कैसे पढ़ा रही है, मैं देख रहा था कि वो पीटी के चीजों को कैसे पढ़ा रहा है, एक अध्यापक वो नृत्य करके चीजों को कैसे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम कर रहा है, कैसे देशभक्ति के साथ उन सारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम कर रहा है, कैसे बच्चे हमारे पीटी के द्वारा, खेल के द्वारा अंकों का ज्ञान कर रहे हैं। माने ये जो प्रयोग कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, ये आप लोग कर पा रहे हैं। ये इसलिए आपकी ताकत है, इसलिए बेसिक शिक्षा आज उत्तर प्रदेश का बड़ा है। इसके साथ साथ आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेसिक शिक्षा को भी कायाकल्प करने का भी काम किया। 2017 से पहले विद्यालयों की स्थिति क्या थी, आप लोग वाकिफ हैं। विद्यालय खुले पड़े रहते थे, कोई दीवारें नहीं थी, वहां पर ही अध्यापक बैठते थे, वहीं पर सारे जानवर आकर बैठते थे, वहां विद्यालयों के अंदर भूसा भरे हुए थे। लेकिन विद्यालयों में अध्यापकों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं था, विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर था। लेकिन अब तस्वीर बदली है। तस्वीर कैसे बदली है? सारे विद्यालयों की बाउंड्री होने का काम हुआ है। हो सकता है कोई एक अपवाद के रूप में, हो सकता है आप में से कोई खड़ा होकर कह दे नहीं मेरे विद्यालय की बाउंड्री अभी शेष है। मैं मानता हूं कि कोई खड़ा होकर कह सकता है मेरे विद्यालय की बाउंड्री शेष है, तो वो खड़ा तो होगा, लेकिन पहले तो पूछते थे कि किसकी बाउंड्री है, किसके विद्यालय में बाउंड्री है, तो एक भी खड़ा नहीं होता था। अब ये पूछोगे किसके वहां शेष बची है, तो कोई खड़ा हो सकता है। माने पूरी हो गई, एक शेष बची, दो शेष बची, यही तो निकलेगा। कितने आपके अध्यापक जो बैठे हैं उन विद्यालयों में बताओ, कितने विद्यालयों में अभी बिजली नहीं पहुंची है? जरा मुझे बताओ एक उदाहरण कोई। नहीं, तो नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोचोगे तो वातावरण आप अपना खराब करोगे समाज। पहले बिजली का कनेक्शन था क्या किसी विद्यालय में? क्या विद्यालय में कोई पंखा लगता था क्या? लेकिन आज कोई विद्यालय ऐसा शेष बचा है जहां पर बिजली का कनेक्शन ना हो, जहां पानी की व्यवस्था ना हो, जहां बैठने के लिए फर्नीचर ना हो,
जहां की छतों को ठीक करने का काम ना हुआ हो, जहां पर बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हो, जहां पर आज ज्योग्राफी की लैब, स्मार्ट लैब, कंप्यूटर लैब, ये सब व्यवस्थाएं आपके बीच में होने का काम हुआ। ये पूरा कायाकल्प शिक्षा का हुआ है और उसमें लगातार आप लोगों ने बड़ी सक्रियता के साथ भागीदारी की है, इसलिए आप सबको मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बधाई। वास्तव में आज का दिन आपका अभिनंदन और वंदन करने का, कि आप सब लोगों ने शिक्षा के स्वरूप को इस प्रकार बदला है। यही बात, ये इतनी सारी जो आपके गुण हैं, ये भी समाज के अंदर दिखने चाहिए। कई बार मैंने कहा ना कि केवल दृश्य नेगेटिव ही चलता है, एक इमेज बन गई है। जो इमेज मेकिंग है, इस इमेज मेकिंग को हमको जो बनी है उसको चेंज। आप लोगों का इसमें फॉल्ट मुझे बताए ना, कोई मुझसे बात करे तो मैं चर्चा करता हूं। आप लोगों की क्लास में 40 बच्चे हैं, सपोज करो, उदाहरण बताता हूं, गड़बड़ क्यों होती है, शिक्षक भी क्यों नहीं पढ़ा पाता। डॉक्टर हरिओम जी बैठे, इन्होंने क्लास ली होगी, आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, आएंगे कितने? 15। अगले दिन फिर आप क्लास में पढ़ाने के बाद गए तो आए कितने? 15। उनसे पूछे कल, बोले जी कल तो हम खेत में थे, तो नए 15 आए। तीसरे दिन पूछा तो नए 15 आए। आप कहां से शुरू करोगे, कहां खत्म करोगे? ये दिक्कत आती है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो ये चीज कैसे ठीक होगी? तो जो गार्जियन है उसको भी सहभागिता करनी पड़ेगी शिक्षा के साथ, वो चीजें ठीक होगी। सीबीएसई विद्यालयों में क्या है, शिशु मंदिर में क्या है, एक एक विद्यार्थी के माता पिता वो चिंतित रहते हैं कि वहां अटेंडेंस, और अटेंडेंस के साथ ये होती है कि कौन बच्चा 100% अटेंडेंस वाला है। वहां गार्जियन ध्यान देता है बच्चे पर। गार्जियन की चिंता का विषय है कि विद्यार्थी, छात्र, उनका जो बाल्य है वह कैसे विद्यालय में पहुंचे, जबकि वहां यह गरीबी भी है। वो गरीबी के कारण से भी उसको लगता है पहले पेट के लिए काम करना आवश्यक है, पढ़ाई द्वितीय हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। इसके कारण से डिफरेंसेस पैदा होते हैं और उन डिफरेंसेस के कारण से वो आक्षेप शिक्षकों पर आता है, उसके कारण से आक्षेप शिक्षकों पर आता है। इसलिए पूरे समाज की संपूर्ण की जिम्मेदारी है, संपूर्ण समाज की चिंता का विषय है कि विद्यार्थी कैसे विद्यालयों में पहुंचे। उसमें भी कई बार चिंता क्या होती है, तो वहां भी दिक्कत आती है। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूं, आप लोग उसको अपने हृदय पे हाथ रखकर समझना। यदि किसी विद्यालय में 22 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये गंभीर विषय, और आपसे कहा जाए कि जाइए आप अपने बच्चे का एडमिशन इसमें कराओ, तो कितने लोग करा के आएंगे? जहां 12 बच्चे पढ़ रहे हो, बताओ कितने लोग कराएंगे आपने? और जहां 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप क्या करोगे? बोले वहां बैठने को जगह नहीं मिलेगी, बोले कि हम अपनी कुर्सी दे देंगे, एक खरीद देंगे कुर्सी, एक टेबल डलवा देंगे। कहते नहीं कहते? मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, बोले जी एडमिशन करा दो, बोले पंखा दे देंगे हम विद्यालय को, बोले मैंने कहा बैठने की जगह नहीं है, 40 का सेक्शन है, वहां पहले ही 65 हो गए, बोले जी हम एक कुर्सी खरीद के दे देंगे, बच्चा पीछे बैठ जाएगा। तो आप वहां चाहते हो, मैंने कहा ना वहां व्यवस्था भी अच्छी होती है। अब आपके यहाँ अगर एक अध्यापक है वही है, उसने सीएल ले ली तो क्या होगा? अगर आपके यहाँ 25 अध्यापक है, एक ने सीएल ले ली तो क्या होगा? तो स्कूल चल जाएगा ना। और अगर एक ही अध्यापक है और उसी ने सीएल ले ली तो क्या होगा? 22 बच्चे भी बेचारे ठेले में कूदेंगे, घर पहुंच जाएंगे, बोले आज मास्टर ना आए। मैंने इसलिए कहा कि ये विषय चल रहा है आपके बीच में। मैं एक विद्यालय में गया, वहां ज्योग्राफी की लैब, किसी प्राइवेट स्कूल में देखी आपने? आपके यहाँ होगी। मैथमेटिक्स की लैब,
वह पीएम श्री और तमाम हमारे जो विद्यालय बन रहे हैं उनमें मिल रही है हमको। कंप्यूटर की स्मार्ट क्लास हमको मिल रही है हमारे प्राथमिक विद्यालयों के अंदर। खेल के सामान अब हमको मिलने लगे, विद्यालय बड़े होने लगे। और ये आगे जो सरकार ने अभी 2000 करोड़ रुपया दिया है, यदि आवश्यकता पड़े तो मल्टी स्टोरी बनवाओ, 600-700। अभी एलमपुर में अलीगढ़ में एक विद्यालय है, वहां 24 का स्थान, 1200 बच्चे, वहां कॉन्वेंट की तरह लाइन लगाकर एडमिशन होता है और सिफारिश से एडमिशन होता है। ये छवि बननी चाहिए। हम लोग जो उस छवि से बाहर निकलेंगे वो हमको भी लाभ है और शिक्षा की प्रणाली को भी लाभ है। आपकी भी इमेज को सुधारने का वो प्रयास होगा, वो उसके बाद विद्यालय की छवि बनेगी और विद्यालय के साथ आप लोगों की भी छवि को उसमें प्रभावशाली बनाने का काम सरकार चाहती हो। इसलिए 2000 करोड़ रुपए की तत्काल की वो दिया है कि विद्यालयों का उन्नयन कैसे हो, इस सब की व्यवस्था ये सारी चीजें आती है। इसलिए मेरा कहना है, कोशिश आपकी, मदद सरकार की, परिणाम समाज के। वो दिखना चाहिए, वो दिखेगा। तो आज आप सब लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को एक कथा के साथ मैं बात को पूरी करूंगा। गुरु का समाज में स्थान क्या है, शिष्य किस प्रकार से गुरु के प्रति नमन करता है। जैसे चाहे चाणक्य का विषय हो, कैसे चाणक्य ने एकदम से नीचे खेलते हुए छोटे से बालक को उठाया, उसने मना किया था चंद्रगुप्त ने, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो चाणक्य ने तुरंत कहा छोड़ मत जा, मैं किसी और को चंद्रगुप्त बनाऊंगा। ये ताकत शिक्षक में ही होती है कहीं। आपको मालूम है गुरु समर्थ रामदास का एक किस्सा बहुत है। मुगलों के साथ युद्ध चलता था और उस मुगलों के साथ युद्ध में गुरु समर्थ रामदास ने बालक शिवाजी को चुना था। शिवाजी के रूप में उन्होंने योद्धा तैयार किया और एक स्थान पर ऐसा आया जब इनको नदी पार करनी थी, युद्ध की स्थितियां थी और नदी पार करते समय केवल नाव में एक व्यक्ति के बैठने का स्थान था। गुरु समर्थ रामदास ने चूंकि शिक्षक चाहता है, प्रत्येक शिक्षक यह चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़ना चाहिए, वह आगे बढ़ेगा तो उसका नाम होगा। गुरु समर्थ रामदास ने कहा जाओ शिवाजी नाव पर बैठो। शिवाजी ने कहा गुरु महाराज पहले आप बैठिए, चूंकि इसमें एक ही व्यक्ति के बैठने का स्थान है इसलिए आप पहुंचो, मैं आता हूं। समर्थ रामदास ने कहा नहीं, समाज को तुम्हारी आज आवश्यकता है, इसलिए मेरा हुक्म है, मेरी आज्ञा है कि तुम बैठो और पहले तुम नदी पार करो, तुम सुरक्षित पहुंचो। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं, कोई मेरी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। शिवाजी महाराज ने विनम्रता के साथ कहा कि गुरुवर मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तत्पर नहीं हूं, मैं विनम्रता के साथ आपकी आज्ञा को नहीं मान पा रहा हूं, मेरा अनुरोध है कि पहले आप जाइए। तो गुरु नाराज भी हुए, लेकिन जब उन्होंने इतनी उससे कहा तो गुरु समर्थ रामदास जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने क्या कहा शिवाजी ने कि गुरु जी मैं दूसरा समर्थ रामदास नहीं ला सकता, लेकिन आप अनेक शिवाजी पैदा कर सकते हो। ये गुरु की ही पैदा हो सकती है कि वो अनेक शिवाजी पैदा कर सकता है, लेकिन शिक्षक जो हमारा छात्र है वो मैंने जो शिवाजी ने कहा मैं दूसरा समर्थ रामदास पैदा नहीं कर सकता, लेकिन आप अनेक शिवाजी पैदा कर सकते हो। तो गुरु का यह सम्मान समाज में है। और इसीलिए चाहे विदुर हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे गुरु संदीपन हो या गुरु समर्थ रामदास हो, जीजाबाई हो, ये सब जो गुरु के रूप में पूजे जाते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये जो हम लोग कहते हैं बार बार इसका उच्चारण करते हैं, वही गुरु की प्रतिष्ठा आज समाज के अंदर है। तो इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों को बधाई देता हूं। एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहो तो कर दो।
आपका परिचय? मेरा नाम अशोक पाल सिंह चौहान, अशोक शास्त्री के नाम से। जी, आज आपकी किताब का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी जो पुस्तक है फलों में स्वास्थ्य का खजाना, ये पुस्तक फलों के ऊपर है मुख्य रूप से। फल हम सभी खाते हैं, कौन से फल में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं, इन पौष्टिक तत्वों का रोचक ढंग से काव्यमय परिचय दिया है और प्रयास किया गया है कि ऐसे फल सम्मिलित किए जाएं जिन फलों के बारे में हम जानकारी कम रखते हैं, जो खाए जाते हैं किंतु उनके बारे में ये जानकारी नहीं है कि इसमें कितनी विटामिन है, कितने खनिज हैं, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों की काव्यमय जो परिणति है वो इस पुस्तक में दिखाई देती है। इस पुस्तक को आप सभी पढ़िएगा और अपने अनुरूप जितनी विटामिन और जितने खनिज और जितनी पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत है उन फलों को सेवन करें। थैंक यू सर। परिचय? मैं राजकुमार पाराशर, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कार्यकारी अधिकारी और मंडलीय महामंत्री। जी, आज आपका एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा। शिक्षकों के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और पुस्तक का विमोचन भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम हम वर्ष में अवश्य करते हैं, हर वर्ष करते हैं। गुरुओं का सम्मान, देखिए गुरु किसी के पास सम्मान मांगने जाता नहीं, लेकिन ऐसे गुरु जो हमारे बच्चों को, हमारे राष्ट्र को दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और राष्ट्र की प्रगति योगदान प्रदान करते हैं, ऐसे शिक्षकों का वर्ष में एक बार अभिनंदन अवश्य होना चाहिए। और ऐसे भी कुछ ऐसे शिक्षक भी जो अपना विशिष्ट योगदान देते हैं, उनके योगदान को पहचानने के लिए, पहचान बनाने के लिए हम प्रतिवर्ष इस गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें चुनिंदा शिक्षकों को हम सम्मानित करते हैं। इसके साथ ही मैंने एक पुस्तक लिखी है परिवर्तन नाम से, परिवर्तन प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ, जिसमें आदिकाल से, आदि माने बिल्कुल आदिकाल से, हमारे वैदिक काल से लेकर आज तक जो परिवर्तन हुए बहुत छोटे संक्षिप्त उसमें मेंशन किया है। और उसमें ऐसी ऐसी बातें नोट हैं जो अन्य जगह एक साथ नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को, जो DLED के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रथम वर्ष के हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है और इसमें सभी पूरा इतिहास का वर्णन बहुत ही। थैंक यू। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी में सह मीडिया प्रभारी के दायित्व पर हूँ और एटा जनपद का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। सर, आज आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया है, 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की जनपद एटा इकाई सदैव से ही शिक्षकों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें एक अच्छा सुयोग्य शिक्षक बनाने के लिए कुछ न कुछ इस तरह की शैक्षिक संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ही मनीषी लोग हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम लोग समय समय पर मंच प्रदान करते हैं। और ये जो शैक्षिक संगोष्ठी है, इसी के माध्यम से हमें कार्यकर्ता मिलते हैं, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जो नाव है उसको आगे ले जाने का पथिक के रूप में काम करता है। अन्य शिक्षकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी शिक्षकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो निश्चित रूप से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अगर वे समाज की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हुए, सिंहावलोकन करते हुए और प्रयास करें तो संभवतः शिक्षक और समाज के बीच की जो दूरी बढ़ती जा रही है वह कम होगी और समाज जो है शिक्षक पर एक अच्छे गुरु के रूप में प्रतिस्थापित पुनः होगा। ऐसी मेरी सभी शिक्षकों से आशा है, अपेक्षा है।